आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9 की विज्ञान की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपके विज्ञान की किताब के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के पीछे की जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर, उन सभी प्रश्नों की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आपके वार्षिक परीक्षा तथा आपके जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये कक्षा 9 की विज्ञान की NCERT किताब है और इसमें हम सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसकी इस वीडियो में डिस्कस करने। तो फिलहाल इस वीडियो में आपके जो जितने भी पार्ट दे रखे हैं, चाहे पहला पार्ट आपके हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु अणु, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, गति, इन सभी जो पार्ट के जो पीछे के प्रश्न उत्तर दे रखे हैं और पार्ट के बीच में जो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं जहाँ से 100% आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऊतक, गति, बल एवं गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा और कार्य, और ध्वनि और खाद्य संसाधनों में सुधार, इन सभी प्रश्न पार्टों के जो पीछे के प्रश्न उत्तर हैं उन सभी का डिस्कस एक ही वीडियो में अपन करने वाले हैं। अगर इन सभी पार्ट के जो चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हो तो चैप्टर वाइज टेस्ट आपके ऐप के ऊपर उपलब्ध है। आप ऐप को डाउनलोड करके चैप्टर वाइज टेस्ट वहाँ पे दे सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर पे सीधा सर्च करें श्री राम क्लासेस के नाम से, तो आपको जो अपना जो ऐप है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और वहाँ पर आप जो चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं और पुराने पेपर वगैरह सारी चीज़ आपको वहाँ पे उपलब्ध है। मात्र 49 रुपये में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो पहला पार्ट है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं इनसे आपके जो कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो सबसे पहले आपको एक प्रश्न का उत्तर याद रखना है कि आयतन का मात्रक क्या होता है। तो आयतन का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है वो घन मीटर होता है। याद रखें, आयतन का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो क्या होता है, घन मीटर होता है। लेकिन घन मीटर को मापने के लिए हम साधारणतः कौन सा मात्रक काम में लेते हैं, लीटर काम में लेते हैं। 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 लीटर बराबर आपके हो जाएगा इसमें 10,000 या 1,000 ml। ठीक है, 1 लीटर के बराबर कितना हो जाएगा, 1,000 ml इसमें उत्तर आपके रहेगा। या फिर 1,000 सेंटीमीटर की घात 3 या आपके 1 लीटर के बराबर होता है। फिर आपको पूरा नाम पूछा जा सकता है। LPG का पूरा नाम क्या होता है, तो LPG का पूरा नाम होता है आपके लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। और आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस काम में लेते हैं, तो CNG काम में लेते हैं। तो ये CNG का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस को अत्यंत आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पहुंचाया जा सकता है। फिर आपके एक प्रश्न दे रखा है, इसमें आपके ये पहला प्रश्न है कि किसी तत्व का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहा जाता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ये घनत्व का सूत्र आपको याद रखना है। घनत्व डेंसिटी का जो आपके फॉर्मूला है वो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि M/V। तो ये आपको याद रखना है। इनमें आपको बढ़ते हुए घनत्व के क्रम को व्यवस्थित करना है। इसमें आपके बढ़ते क्रम में वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका घनत्व ज़्यादा होगा और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका घनत्व कम होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, तो इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा द्रव्यमान दिखाई दे रहा है वो किसका हो जाएगा, इसमें आपके सबसे ज़्यादा द्रव्यमान वाला हो जाएगा इसमें आपके लोहा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 नंबर पे आएगा आपके लोहा। फिर लोहे के बाद में क्या आएगा, 2 नंबर पे। तो लोहे के बाद में फिर आप 2 नंबर में भरेंगे। अच्छा, ये हमें बढ़ते क्रम की कह रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे कम वाला आपको इसमें भरना है। तो सबसे कम वाला कौन सा हो जाएगा, लोहा सबसे लास्ट में आएगा। और सबसे कम वाला कौन हो जाएगा इसमें, वायु। वायु सबसे हल्की होती है तो इसका द्रव्यमान सबसे कम होगा। तो ये इसमें आपके 1 नंबर पे आएगा। 2 नंबर में चिमनी का धुआं और 3 नंबर में क्या आएगा आपके, रुई आएगी। ठीक है, चिमनी के धुएं से थोड़ी भारी होते हैं रुई, तो रुई आएगा आपके तीसरे नंबर पे। और रुई के बाद में क्या आएगा आपके, जल आएगा। ठीक है, और जल से भारी होता है शहद, तो चौथे नंबर पे जल आएगा और 5वें नंबर पे शहद आएगा। और शहद से जो भारी होता है वो चौक होती है, तो शहद से भारी चौक हो जाएगी ये 5 नंबर पे। 6 नंबर पे ये हो जाएगी चौक और 7वें नंबर पे आपके हो जाएगा लोहा। तो ये आपको क्रम से आपको याद रखना है। जिसका द्रव्यमान कम होता है उसका घनत्व कम होता है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका घनत्व ज़्यादा होता है। फिर आपसे पूछे गलनांक की परिभाषा, तो गलनांक की परिभाषा आपको याद रखनी है। वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ़ जो पिघल करके पानी बन जाता है, तो ठोस से वो द्रव अवस्था में आ रहा है, तो वो उसका उस बिंदु उस तापमान को क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। और बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, याद रखना, बर्फ़ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है।
ये 273.15 केल्विन होता है, लेकिन अपन अपनी सुविधा के अनुसार इसको कितना लेते हैं, 273 केल्विन लेते हैं। और तापमान का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक वो क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और ये 273.15 केल्विन के बराबर होता है। सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन ही मानते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है एक तापमान को दूसरे तापमान में बदलने के लिए, तो याद रखना एक तापमान को दूसरे तापमान में बदलने के लिए, यानी कि केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 273 को घटाना चाहिए, और सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 उसमें जोड़ देते हैं। इस पर आधारित सवाल भी आगे अपन हल करेंगे। फिर आपके कुछ इसमें नाम दे रखा है, जैसे ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस द्रव में बदले बिना ही सीधा किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो ठोस सीधा ही गैस में बदलेगा तो उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ये कौन कौन दर्शाता है, एक तो आपको नौसादर आपको याद रखना है, नौसादर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, और एक आपको कपूर याद रखना है, ठीक है। नौसादर और कपूर दोनों ही ये ऊर्ध्वपातन को दर्शाते हैं। फिर आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपके ठोस CO2, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस CO2 को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहा जाता है। ठोस CO2 को ड्राई आइस कहा जाता है, याद कर लेना। सॉलिड जो आपके CO2 होती है उसको क्या कहेंगे, ड्राई आइस कहा जाता है। फिर आपके ये जो रूपांतरण वाला है वो आपको याद रखना है तीनों अवस्था में। जैसे ठोस से द्रव में जाएंगे तो उसको संगलन कहेंगे, और द्रव से गैस में आएंगे तो उसको वाष्पीकरण कहेंगे, और गैस से ठोस में आएंगे तो उसको निक्षेपण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का उल्टा प्रक्रम होता है निक्षेपण, जबकि उल्टा द्रव से ठोस में आएंगे तो जमना कहेंगे, और ठोस से गैस में जाएंगे तो उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे, और गैस से द्रव में जाएंगे तो उसको संघनन कहेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठोस से द्रव में संघनन है, जबकि गैस से द्रव में आपके संघनन है। दोनों थोड़ा सा इसमें अंतर है, याद रखना। ऊर्ध्वपातन ठोस का गैस में और गैस का ठोस में निक्षेपण होता है। ठोस का गैस में ऊर्ध्वपतन होता है, और गैस का ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है, याद रखना। द्रव का ठोस में जमना हो जाएगा, जैसे बर्फ जमता है, ठीक है, और पिघलता है तो उसको संगलन कहेंगे, गलना कहा जाएगा उसको। फिर आपके एक प्रश्न दे रखा है ये कि तापमान को सेल्सियस में चेंज करना है, तो 300 केल्विन। अब 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 273 घटा लेंगे। तो 300 में से 273 को घटा लेंगे तो हमारा जो आंसर है वो इसमें आपके आ जाएगा सेंटीग्रेड में। तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ इसमें, 27 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से 573 है, तो 573 में क्या करेंगे, 273 घटा लेंगे तो बचेगा वो हमारा सेल्सियस में आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान पर जल की जो भौतिक अवस्था आपको बताने की। 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की जो स्थिति है वो भौतिक अवस्था क्या होगी वो आपको बताना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बतानी है। तो देखो 100 डिग्री तो जो होता है वो जल का क्वथनांक होता है, पानी इसके ऊपर उबलना शुरू हो जाता है और इससे ज़्यादा पानी जो भाप बन जाता है। तो 250 है तो फिर आपके वाष्प अवस्था में ये मिलेगा, भाप अवस्था में ये आपको मिलने वाला है। और 100 डिग्री पर जो पानी होता है वो द्रवीय अवस्था में होता है, लेकिन ये 100 डिग्री पर जो धीरे धीरे वाष्प बदलना शुरू कर देता है। फिर आपके पाठ के कुछ प्रश्न इनको देख लेते हैं कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है वाष्पीकरण। क्या करना है, वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। और गर्मियों में जो गड़े का जल ठंडा क्यों रहता है तो इसका भी कारण क्या है, वाष्पीकरण ही होगा। तो इसका उत्तर भी क्या करेंगे, वाष्पीकरण कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके कि एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो इसका भी कारण क्या है, वाष्पीकरण ही लिखेंगे। और चौथा है प्रश्न आपकी, कप की अपेक्षा प्लेट में हम जो गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। तो इसका कारण है कि प्लेट की जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वाष्पीकरण उतना जल्दी होगा और चाय उतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी। इस तरह से प्लेट में दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, ये भी वाष्पीकरण के कारण ही होता है। नेक्स्ट है फिर आपके गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। तो गर्मियों में हमें हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि हल्के रंग वाले जो कपड़े होते हैं उष्मा को अवशोषित नहीं कर पाते। उसमें सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं, उसमें पसीना अवशोषित हो जाता है, तो वाष्पीकरण तेज़ी से हो जाता है और हमारी जो त्वचा है वो वाष्पीकरण की जो गुप्त उष्मा होती है उसके द्वारा ले ली जाती है। इस तरह जो त्वचा से उष्मा निकलने के कारण ठंडक और आरामदायक हमें महसूस होता है। फिर आपके कुछ प्रश्न है पाठ के पीछे के, वो देख लेते हैं। 300 केल्विन के ऊपर आपको सेल्सियस में इकाई में परिवर्तित करना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 273 को घटा लेंगे तो ये सेल्सियस में आ जाएगा।
तो ये कितना आएगा आपके 27। वही क्वेश्चन आपके सेम टू सेम रिपीट हुआ है। और 573 को केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 इसमें से भी घटाएंगे तो 300 केल्विन इसका उत्तर, सेल्सियस इसका उत्तर रहेगा। इस केल्विन में बदलना है इसको, तो हम क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे। तो 273 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 7, तो 298 इसका उत्तर रहेगा। और 273 है तो इसमें भी जोड़ेंगे 273 केल्विन इसमें जोड़ेंगे, तो ये हमारा सेल्सियस केल्विन में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 3 6, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 7 और 7 14, असल का 1, और 3 2 5 और 1 6, 676 केल्विन में ये चला जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न ये चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चौथे क्वेश्चन में आपको पदार्थों को उनके बीच का जो आकर्षण बल है उनको बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ये जल दे रखा है, फिर चीनी और फिर ऑक्सीजन। तो बढ़ते क्रम में इसका मतलब सबसे पहले गैस में जो आकर्षण बल वो कम होता है, तो सबसे पहले आएगा आपके ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे कम आकर्षण बल होता है। फिर उसके बाद में आएगा आपके द्रव, जो जल आ जाएगा। और जल के बाद में सबसे ज़्यादा इसमें आपके आकर्षण बल होता है वो ठोस में होता है, तो चीनी आ जाएगी। तो ये ठोस, द्रव, गैस, इस प्रकार से आपको उसका क्रम याद रखना है, बढ़ते क्रम घटते क्रम दोनों में। जल की भौतिक अवस्था बतानी है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल होता है वो कमरे के ताप पर जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो 25 डिग्री पे तो द्रव अवस्था में होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो किस अवस्था में होगा वो द्रव अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, और 0 डिग्री पे ये पानी जम जाता है तो इसमें आपकी ठोस अवस्था हो जाएगी। और 100 डिग्री पर पानी उबलने लग जाता है तो ये वाष्प अवस्था में आ जाता है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, वाष्प यानी कि गैस अवस्था में हो जाएगा। गैसीय अवस्था या फिर वाष्प अवस्था इसमें भर देना है आपको। तो पहले पार्ट को हमने कवर कर लिया, पार्ट नंबर 2 को कवर करते हैं। पार्ट नंबर 2 आपके सामने है, जो हमारे क्या आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इस नाम से आपके दूसरा पार्ट है। इसको सॉल्व करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देख लेते हैं। तो एक प्रश्न सीधा बनता है यहाँ से कि विलयन के, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसको क्या कहते हैं, विलयन कहा जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये मिश्र धातु का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिश्र धातु का। मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु भी ये धातुओं का एक समांगी मिश्रण होता है। और भौतिक क्रियाविधि के द्वारा अवयवों को अलग अलग नहीं करके फिर भी इनको एक मिश्र धातु का मिश्रण कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु जिसमें जिंक और आपके तांबा कॉपर होता है, और 30% तो आपके जिंक होती है जस्ता, और 70% इसमें आपके तांबा कॉपर होता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, पिताजी आपको पहले बताई रखिए, पिताजी पीतल में तांबा और जिंक मिश्र धातुओं को मिलकर ये बनता है। फिर आपके विलयन के गुण क्या क्या है, तो विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। इसके कण छोटे, जो इसके विलयन के जो कण है वो व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए इनको आंखों से नहीं देख सकते। और ये छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते नहीं, इसलिए ये विलयन के प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। और छानने की विधि के द्वारा विलय के जो कण हैं इनको विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता है। और ये प्रमुख इसके गुण है वो हमें यहाँ से याद रखना है। फिर आपको याद रखना जो टिंचर होती है उसमें उसको किस नाम से जानते हैं, तो टिंचर जो होती है जब कहीं लग जाती है वहाँ पे टिंचर लगाते हैं, तो उसमें आयोडीन और एल्कोहल का विलयन होता है, इसको टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलय होती है और एल्कोहल इसमें विलायक होता है, दोनों आपको नाम याद रखना है। जैसे सोडा होता है, ठीक है, तो सोडा जो होता है, सोडा जल कोक, इसमें तरल में गैस रूप में होती है, और ये CO2 इसमें विलय होती है, और इसमें जल क्या होता है, विलायक होता है। जो जिसमें घुलता है वो विलायक होता है और जो घुल जाता है वो विलय होता है। वायु गैस में गैस का विलयन होता है, और मुख्यतः 2 घटक इसमें मुख्यतः होते हैं। ऑक्सीजन इसमें 21% होती है, और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन इसमें 78% का समांगी मिश्रण होता है। तो वायु क्या हो जाएगा, एक प्रकार का समांगी मिश्रण हो जाएगा, गैस का गैस में समांगी मिश्रण। फिर आपके प्रश्न आता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का। जो पदार्थ के भौतिक गुण है, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे रंग हो गया, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, इसके अलावा ये सभी आपके भौतिक गुण कहलाते हैं। तो ये इन सभी में परिवर्तन होता है, उसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण है वो आपको इसमें याद रखना है। तो एक तो मोमबत्ती का जो जलना है, इसमें आपके भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। याद रखना, मोमबत्ती का जो जलती है तो मोमबत्ती के जलने में भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है।
फिर आपके अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें आपको क्या करना है, वर्गीकृत करना है भौतिक परिवर्तन में और रासायनिक परिवर्तन में। तो भौतिक परिवर्तन में आपको देखना है, रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन में हमेशा ही नया पदार्थ बनता है। जैसे पेड़ों का काटना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। और मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, ये भी आपका एक भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बनना भौतिक है। और विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों में विकसित हो जाना, ये क्या हो जाएगा, आपके रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना और उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विकसित होना, यह आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का नमक में घुलना, ये रासायनिक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। और फलों से सलाद बनाना भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज़ का जलना, यह आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। आपको एक वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, रॉबर्ट बॉयल का। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। ये आपको तत्व शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल के द्वारा किया गया था। बाकी एंटोनी जो लॉरेंट लवाई जी हैं, इन्होंने जो सबसे पहले तत्व की जो परिभाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। तो इनका भी नाम आपको अच्छे से याद रखना है। कुछ विशेष इसमें आपके जो धातुएं तत्व दे रखे हैं, इनका नाम आपको याद रखना है कि इसमें धातुओं के कौन कौन से गुण इसमें होते हैं। तो ये धातुओं के गुण दे रखे हैं। तो धातु में क्या क्या गुण होता है, तो धातुएं एक तो चमकीली होती हैं, चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले की होती हैं। ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, तन्य होती हैं, इनको खींच के तार बना सकते हैं। और आघातवर्धनी होती है, इनको पीट पीट कर चादर बना सकते हैं। प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, जैसे चांदी, सोना, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये धातुओं के उदाहरण है। ये सभी ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारा जो है एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार से कुछ अधातुएं, इनके गुण आपके यहाँ पे देख लेना है। अधातुएं विभिन्न अलग अलग रंगों की होती हैं, ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धनीय नहीं होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, आयोडीन और ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सभी जो अधातुओं के उदाहरण हैं। और धातु और अधातु के बीच में कुछ गुण तत्व ऐसे होते हैं जो दोनों के गुण दर्शाते हैं, उनको उपधातु या फिर मेटलॉइड कहा जाता है इनको, जैसे सिलिकॉन और बोरोन और जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों तत्वों के नाम याद रखना, इसको उपधातु कहा जाता है या इसको अर्धधातु भी कहते हैं। फिर आपको नाम याद रखना है कि अब तक प्रकृति में 100 से ज़्यादा तत्व ज्ञात हैं, इसमें से 92 तत्व प्रकृति के द्वारा निर्मित है, बाकी मानव निर्मित है। अधिकतर तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस हैं। 2 तत्व पारा और ब्रोमीन ऐसे जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और गैलियम और सीजियम जो कमरे के ताप पर जो कुछ अधिक कमरे के ताप से कुछ अधिक तापमान पर इनका जो अवस्था है वो चेंज हो जाती है, वो द्रव अवस्था में आ जाते हैं। यानी कि गैलियम और सीजियम को आप जो हथेली पर रखेंगे तो भी पिघल जाएगी, इतना इसमें जो कम इसका गलनांक होता है। फिर आपके इसमें प्रश्न दे रखे हैं अभ्यास के लिए कि आप निम्न को पृथक करने के लिए किन विधियों का प्रयोग करेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से अलग करना है, तो आप कौन सी विधि को काम में लेंगे। तो इसके लिए क्या है, वाष्पन या फिर वाष्पीकरण विधि हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, वाष्पन या फिर वाष्पीकरण, इसका उत्तर करेंगे। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से अलग करना है, तो फिर इसमें आपको ऊर्ध्वपातन विधि ही काम में लेनी पड़ेगी। अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक प्रकार का नौसादर है ये, तो इसमें आपकी ऊर्ध्वपातन विधि काम में लेंगे। ठोस से सीधे गैस अवस्था में ले आएंगे। धातु के टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में कौन सी विधि काम लेंगे, तो इसमें जो निष्पंदन विधि है या छानन विधि है, फिल्ट्रेशन मेथड है, वो काम में लेंगे। तो इसमें छानन विधि काम में लेंगे, छानन या फिल्ट्रेशन विधि इसमें काम में ली जाएगी। दही से मक्खन निकालने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, तो उसके लिए अपकेंद्रण, ठीक है, सेंट्रीफिकेशन जो मेथड है वो काम में लिया जाता है। तो सेंट्रीफिकेशन मेथड आपके इसमें दही से मक्खन निकालने में काम आती हैं। इसको अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रण विधि कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अपकेंद्रण मेथड इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न ये कि जल से तेल निकालने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। तो जल से तेल निकालने के लिए जो पृथक्करण कीप है उस विधि का प्रयोग करते हैं, जो सेपरेटिंग फैनल में है उसका काम इसमें लिया जाता है। तो पृथक्करण कीप इसमें काम में लेते हैं। चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए जो विधि काम में लेते हैं वो छानन विधि इसमें काम आएगी। चाय पत्ती अलग करने के लिए छानन विधि काम में लेते हैं।
बालू से लोहे की पिनों को अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि काम में लेंगे, और भूसे से गेहूं के दानों को अलग करने के लिए फटकन विधि या विनोविंग जो मेथड है वो काम में लेते हैं, और पानी के तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए इसमें फिटकरी का प्रयोग किया जाएगा, भारण लोडिंग फिटकरी का प्रयोग इसमें किया जाएगा, और पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी काम में ली जाएगी। प्रश्न संख्या 7 आपकी ये दे रखी है कि इसमें से आपको बताने की कौन से पदार्थ वस्तुएं जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ कौन कौन सा वो आपको इसमें बताना है। तो शुद्ध पदार्थ एक तो आपके बर्फ हो जाएगा, एक आपके लोहा हो जाएगा, इसमें आपके लोहा शुद्ध पदार्थ है, समांगी मिश्रण हो जाएगा ये, और फिर इसके बाद में आपके आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शुद्ध पदार्थ है, और कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध पदार्थ है, और पारा इसमें आपके शुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध या फिर विषमांगी मिश्रण कौन सा हो जाएगा, दूध है, इसके अलावा आपके ईंट है, लकड़ी है और वायु है, ये विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है, ये अशुद्ध पदार्थ की गिनती में आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके इसमें आपको क्या करना है कि मिश्रण में से आपको विलयन को चयन करना है कि कौन सा विलयन है। तो मिट्टी है, समुद्री जल, वायु, कोयला और सोडा जल, इसमें से विलयन कौन सा है। तो विलयन आपके इसमें हो जाएगा 2, एक तो समुद्री जल हो जाएगा और एक आपका सोडा जल विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके 9, इसमें आपको बताना है कि कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। इनमें से टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले का नाम आपको बताना है। तो दूध टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, और स्टार्च विलयन क्योंकि ये कोलाइड विलयन होता है, तो ये दोनों ही आपके टिंडल प्रभाव को बताएंगे। नमक का घोल टिंडल प्रभाव नहीं बताएगा, और कॉपर सल्फेट का विलयन भी टिंडल प्रभाव को नहीं बताएगा। फिर नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर आपके 10, इसमें तत्व, यौगिक और मिश्रण का आपको वर्गीकरण बताना है कि इसमें तत्व, यौगिक, मिश्रण कौन कौन से हैं, इसका आपको वर्गीकरण देना है। तो देख लेते, इसमें आपके नाम आ रहा है, तो एक नाम आ रहा है इसमें आपके सोडियम। तो सोडियम क्या है आपका, तत्व है, सोडियम क्या है, तत्व है, और मिट्टी क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, मिट्टी आपके मिश्रण हो जाएगा। चीनी का जो गोल है, चीनी का गोल है वो भी आपके मिश्रण ही आएगा, ये भी आपके क्या है, मिश्रण है। चांदी आपका तत्व हो जाएगा, चांदी तत्व है, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये आपके यौगिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। टीन जो है वो आपका तत्व हो जाएगा, और टीन के बाद में ये जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी आपकी क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कोयला। तो कोयला जो है वो आपकी क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, तो कोयला आपके मिश्रण में गिना जाएगा। वायु भी मिश्रण में गिनी जाएगी, वायु भी मिश्रण है। साबुन जो है वो आपका यौगिक हो जाएगा, साबुन क्या होता है, एक प्रकार का यौगिक होता है। मीथेन जो गैस है ये भी आपकी क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, और CO2 जो है वो भी आपकी क्या है, यौगिक है। बात कर लेते हैं रक्त की, तो रक्त हमारा क्या है, मिश्रण हो जाएगा, रक्त क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। फिर 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन से जो रासायनिक परिवर्तन है उनके नाम आपको बताना है। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या आएंगे, पौधों में वृद्धि ये रासायनिक परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, और खाना पकाना भी रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन हो जाना रासायनिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जलाना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना भौतिक है, और लोहे के चूर्ण से बालू को मिलाना ये भी आपका भौतिक है। बाकी सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के उदाहरण हैं। फिर आपके तीसरा पार्ट है जिसका नाम क्या है, परमाणु एवं अणु। तो इनके कुछ प्रमुख जो प्रश्न हैं वो अपन इस वीडियो में देख लेते हैं। एक तो आपके रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया था वो आपको याद रखना है। रासायनिक संयोजन का जो नियम दिया था वो लेवाइजिए और आपके जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा ये रासायनिक संयोजन का नियम दिया गया था। फिर आपके इस पार्ट में प्रश्न का जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट दे रखा है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो सदैव 1:8 होता है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसमें आपके 1:8 रहेगा। 9 ग्राम अगर आप जो जल का अपघटन करेंगे तो 1 ग्राम तो आपके इसमें हाइड्रोजन आएगा और 8 ग्राम इसमें आपके ऑक्सीजन रहेगा। इसी प्रकार से अमोनिया NH3 जो होते हैं इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का जो सदैव अनुपात है वो 14:3 रहता है। तो ये भी आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है कि अमोनिया का जो परमाणु द्रव्यमान का जो अनुपात है वो 14:3 रहता है, और जल का कितना होगा 1:8 रहेगा। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8 रहता है। फिर आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी याद रखना है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक विक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन हो किया जा सकता, न ही इसका विनाश किया जा सकता है। न तो उसको उत्पन्न करते हैं, न ही अपन इसको नष्ट कर सकते हैं। फिर आपके एक फैक्ट दे रखा है कि परमाणु की त्रिज्या को किस में नापा जाता है। तो परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में नापा जाता है। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है
कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है 10⁻9 नैनोमीटर। ये आपके नैनोमीटर के बराबर आंसर याद रखना है आपको। नेक्स्ट है फिर आपके तत्वों के कुछ नामकरण के हिसाब से इसको दे रखा है। तो इसमें आपके एक तो IUPAC का पूरा नाम आपको याद रखना है। IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों की स्वीकृति प्रदान करता है। IUPAC का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम होता है, जो कि किसी भी तत्व का नामकरण के लिए इसमें जिम्मेदार रहती है। और इसमें अधिकतर तत्वों में उन तत्वों का नाम अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों के बने होते हैं। इसमें प्रतीक का जो पहला अक्षर होता है वो सदैव कैपिटल होता है, बड़ा अक्षर होता है, और दूसरा अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, इनकी छोटे अक्षर में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए आपको जैसे हाइड्रोजन का H लिखा जाता है, एल्यूमिनियम का AL लिखा जाता है। AL लिखते हैं, H बड़ा लिखेंगे और L छोटा लिखेंगे, न कि AL ऐसा लिखा जाता है, ये गलत है, ये वाला सही है। कोबाल्ट का C और O छोटा लिखा जाता है, C और O ये आपके गलत लिखा हुआ है, ये आपके सही नहीं लिखा हुआ है। तो CO इसमें आपके इस प्रकार से आपको लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। और कुछ तत्वों के जो नाम हैं, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके नाम के प्रथम अक्षर या बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त बनाते हुए लिखा जाता है। जैसे जिंक के तो Zn हो जाएगा, क्लोरीन का Cl हो जाएगा, इस प्रकार से। और कुछ तत्वों के प्रतीकों के नाम लैटिन भाषा के या फिर जर्मन या फिर ग्रीक भाषाओं के नामों में बनाया जाता है। उदाहरण के लिए लोहे का जो प्रतीक है आयरन का, वो Fe होता है, और लैटिन भाषा में ये फेरम से उत्पन्न होने के कारण इसको Fe लिखा जाता है। इसी प्रकार से सोडियम का प्रतीक Na लिया जाता है, क्योंकि सोडियम का Na लैटिन भाषा में जो नाम होता है वो नेट्रियम होता है। और पोटेशियम का K लिखा जाता है, क्योंकि लैटिन भाषा में इसका नाम क्या होता है? केलियम होता है। फिर आपके इसमें दे रखा है कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी तत्व का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात के द्वारा परिभाषित किया जाता है। कुछ प्रमुख तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान वो आपको यहाँ पे दे रखा है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 यूनिट होता है, और फिर आपके कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, और सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, और कैल्शियम का 40 होता है। फिर आपके इसमें जो कुछ नाम दे रखा है, यूनिट दे रखी है, वो आपको अच्छे से याद रखने की। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान इकाई आपको इसमें बताने की। AMU क्या होता है? जो एक U होता है वो आपके A1MU के बराबर होता है। तो ये आपके होता है एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के बराबर होता है ये 1 AMU वाला। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपके परमाणुओं के कुछ जो परमाणुकता बतानी है, जैसे आर्गन है तो 1 परमाणु होता है, हीलियम में 1 परमाणु होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का 2 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन में 2 परमाणु होते हैं, नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, क्लोरीन की 2 परमाणु होते हैं, लेकिन फास्फोरस को P4 लिखा जाता है। ये आपका इसमें 4 परमाणु होते हैं, और सल्फर में बहु परमाणु होता है, इसको S8 लिखा जाता है। लगभग इसमें 8 परमाणु पाए जाते हैं। और फिर इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट दे रखा है, धातुओं में बात करें तो सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर, ये आपके 1-1 परमाणु इसमें पाया जाता है। फिर आपके कुछ तत्वों के, कुछ यौगिकों के जो अणु हैं, इनके आपके यौगिक का नाम दे रखा है, और उसका जो संयुक्त इसमें कौन कौन से तत्व हैं, इसका परमाणु द्रव्यमान अनुपात दे रखा है। जैसे जल है तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, इनका द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, इसमें 14:3 होता है। CO2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, CO2 को भी याद कर लेना, कार्बन और ऑक्सीजन होता है, 3 इसमें 8 होता है। तो 1:8, 14:3 और 3:8 तीनों ही आपकी जो फैक्ट है उसको अच्छे से याद कर लेना है। ऋणायन क्या होता है? तो ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहा जाता है, एनायन कहा जाता है इसको। और कैटायन क्या होता है? तो ये आपके धन आवेशित आयन को धनायन कहा जाता है। फिर आपके कुछ परमाणु आयनिक यौगिक दे रखे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसमें कैल्शियम और आपके ऑक्सीजन होता है, तो इसका अनुपात 5:2 होता है। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम और सल्फर होता है, 3:4। और फिर आपके हो जाएगा इसमें आपके सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का इसमें 23 होता है, और इसमें क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 35.5 हो जाएगा। फिर कुछ तत्वों के जिसमें आपको रासायनिक सूत्र लिखने के लिए चीज़ें याद रखनी है। परमाणुओं का जो अनुपात या आपको याद करना कि परमाणु का अनुपात क्या होता है। तो परमाणु जैसे जल में जो परमाणु का जो संख्याओं का अनुपात होता है वो 2:1 होता है। हाइड्रोजन की 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु इसमें परमाणु होता है। फिर आपको कुछ फॉर्मूले दे रखे, उन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद रखना। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 हो जाएगा। और इसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड का जो आपको फॉर्मूला लिखना है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 रहेगा। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो Al2O3 इसका फॉर्मूला रहता है
और कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा आपके कैल्शियम ऑक्साइड CA2O2 होता है, इसको अपन CaO के रूप में लिखते हैं। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NaNO3, इसका उत्तर रहता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो CaOH होल्ट वाइज हो जाएगा, Ca और OH का होल्ट वाइज इसका फॉर्मूला रहता है। इसके बाद में फिर आपके कुछ और फॉर्मूले इसमें दे रखे हैं। सोडियम कार्बोनेट के तो Na2CO3 हो जाएगा। और फिर आपको अगर अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा NH4 होल्ट वाइज SO4, NH4 होल्ट वाइज SO4, ये NH4 होल्ट वाइज और SO4 इसका अमोनियम सल्फेट का ये फॉर्मूला रहता है। फिर आपके कुछ फॉर्मूले और इसमें आपको लिखने हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपको फॉर्मूले लिखने हैं। जैसे आपको लिखना है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा Na2, ये सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड में, तो ये हो जाएगा आपका Na2O। ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा AlCl3, AlCl3 ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। सोडियम सल्फाइड का Na2S हो जाएगा Na2S। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो MgOH ट्वाइस इसका उत्तर रहेगा, MgOH ट्वाइस, ये इसके फॉर्मूले होते हैं। फिर आपको नेक्स्ट इसमें फॉर्मूले दे रखे, इनका आपको रासायनिक सूत्रों में आपको इनका नाम देना है। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है तो ये क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है ये, इसको क्या लिखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट लिखेंगे, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का ये फॉर्मूला है। तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा। ये कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है और ये पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला है और ये पोटेशियम नाइट्रेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इन सभी के जो आपको फॉर्मूले सूत्र वगैरह ये नाम आपको अच्छे से याद। फिर आपको इसमें जो आणविक द्रव्यमान है वो आपको अच्छे से याद रखना है, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान की जो इकाई है वो क्या हो जाएगा कि इसमें आपकी परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसको U के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे जल का आपको सापेक्ष आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो जल का आप सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जल में हाइड्रोजन के परमाणु का 1 U हो जाएगा और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है। तो दोनों में आपको जो जल में 2 तो हाइड्रोजन है और 1 आपके ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन की कितना हो जाएगी 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 U इसका उत्तर रहेगा। इसी प्रकार से HNO3 नाइट्रिक अम्ल का जो आणविक द्रव्यमान है वो कितना आएगा, तो नाइट्रोजन में नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, पहले हाइड्रोजन का देखते हैं तो वो आपके 1 हाइड्रोजन है तो 1 U हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना आएगा आपके, तो नाइट्रोजन का आपके जो रहेगा वो टोटल कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो 1 14 और ऑक्सीजन कितने इसमें 3 है, तो 16 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 1 + 14 + 3 × 16 48 हो जाएगा। 1 + 14 + 48 बराबर 63 U इसका उत्तर रहेगा, इसको AMU भी लिखते हैं। फिर आपको अगर कैल्शियम क्लोराइड का आपको उसमें द्रव्यमान इकाई का जो द्रव्यमान फॉर्मूला है वो ज्ञात करना हो तो कैल्शियम का फॉर्मूला क्या है CaCl2। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 40 है और क्लोरीन का कितना है 35.5 है। तो इसमें कैल्शियम का 1 अणु है तो 1 × 40 हो जाएगा और क्लोरीन की 2 है तो 35.5 × 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। 71 में 40 जोड़ेंगे तो 111 इसका उत्तर रहेगा। तो कैल्शियम क्लोराइड का जो आपके परमाणु द्रव्यमान है वो कितना आ जाएगा आपके 111 AMU या U इसको लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आपको सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करना हो, जैसे सोडियम क्लोराइड का तो NaCl का कितना हो जाएगा, सोडियम का इसमें आपके एक ही है 13 हो जाएगा 23 हो जाएगा और क्लोराइड का कितना हो जाएगा 35.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 58.5 इसका उत्तर रहेगा। तो अब आपकी किताब के पाठ के पीछे जो कुछ प्रश्न दे रखे हैं कि आपको फॉर्मूले लिखने हैं, जैसे सीधा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला क्या होता है MgCl2 इसका उत्तर रहेगा, क्या रहेगा MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है तो CaCl2, CaCl2। कॉपर नाइट्रेट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न छपेगा ये, तो ये कॉपर नाइट्रेट का आपको याद रखना है CuNO3 होल्ट वाइज, CuNO3 और बाहर कितने आएंगे 2 आएंगे, क्योंकि कॉपर का जो आपके 2 है, इसमें प्लस के 2 है और इसमें नाइट्रेट का माइनस का 1 है। फिर इसके बाद में है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो है आपके AlCl3, क्या हो जाएगा AlCl3। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है, CaCO3 होता है, ठीक है, CaCO3 इसका फॉर्मूला याद रख लेना है।
इसके बाद में आपको प्रश्न दिया गया है कि इसमें जैसे बुझा हुआ चूना है तो इसमें तत्व कौन कौन से, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो CaO इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो फॉर्मूला होता है वो HBr होता है, H हाइड्रोजन ब्रोमाइड Br होता है। तो ये आपका ऐसा फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद में फिर आपको कुछ और तत्व दे रखे हैं, जैसे बेकिंग पाउडर है, खाने का सोडा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है NaH, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो NaCO3 इसका फॉर्मूला रहता है। फिर लास्ट आपके पोटेशियम सल्फेट, तो इम्पोर्टेंट है K2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे सोडियम सल्फेट होता है वैसे ही पोटेशियम सल्फेट होता है। फिर चौथा पार्ट है परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना में भी आपके जो इसके कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना। जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का जो अल्फा कण वाला जो मॉडल है, वो ये स्वर्ण पत्नी वाला जो मॉडल है वो आपको अच्छे से याद रखना है। और इनकी जो खोज करता है परमाणु, जैसे न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा था, तो ये आपको इसको अलग से इसको याद रखना है। और फिर आपको एक सूत्र ये याद रखना है कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो 2n² होता है। पहली कक्षा को K से लिखते हैं, और पहली कक्षा को K से लिखते हैं, उसमें आपके एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक होगा, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके 2n² के हिसाब से 2 हो जाएगा। दूसरी कक्षा को L से लिखते हैं, इसमें 8 होंगे। तीसरी कक्षा को M से लिखते हैं, इसमें 18 होंगे। और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। फिर आपको याद रखना है कि सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। फिर आपके एक प्रश्न दे रखा है ये, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक आपके न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। ये धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, और ये न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर इसके बाद में जो कुछ प्रश्न हैं उसमें आपके दे रखे हैं, फिर आपको इसमें देखना है, एक तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है, तो किसी तत्व के सभी अणुओं की जो परमाणु संख्या Z के समान होती हैं, यानी कि इसमें प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो आपके परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या आपके परमाणु के बराबर हो जाएगी, परमाणु क्रमांक के बराबर। और द्रव्यमान संख्या में क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या जो होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल होता है। तो प्रोटॉनों की जो संख्या है और न्यूट्रॉनों की संख्या है, इनका योगफल जो होता है वो आपके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होती हैं। फिर आपके इसमें कुछ समस्थानिक है, उनको आपको अच्छे से याद रखना है। समस्थानिक जिसमें परमाणु संख्या तो बराबर होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसको समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपको नाम दे रखे, इसमें आपके प्रोटेरियम है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। ये 3 आपके परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। कोई भी तत्व लिखा होता है तो तत्व के ऊपर जो लिखा होता है उसका परमाणु संख्या होती है और द्रव्यमान संख्या होती है, और नीचे इसमें परमाणु क्रमांक होता है, इसमें प्रतीक चिन्ह लिखा होता है। जैसे आपके इसमें लिखा हुआ है, जैसे हाइड्रोजन ये H2 और 1 लिखा हुआ है, तो ये इसका परमाणु क्रमांक है, ये इसका द्रव्यमान संख्या होती है हाइड्रोजन का। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये 3 हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, वो आपको याद कर लेना है। एक तो प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, एक ट्राइटियम होता है। और परमाणु समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान संख्या वो अलग अलग होती है, इसको समस्थानिक कहते हैं। जैसे कुछ समस्थानिकों के आपको उपयोग ये वैसे याद रखना है। जैसे यूरेनियम एक प्रकार की, जो यूरेनियम के समस्थानिक, इनका उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग करते हैं, और गेंगा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं समबारिक की। तो समबारिक क्या होता है, इससे 2 तत्व जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान सेम होता है। जैसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, लेकिन दोनों तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान संख्या वो 40 है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियॉन की जो संख्या है वो बराबर है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो योगफल होगा वो आपके सेम आएगा, तो उसको समबारिक कहा जाता है। लेकिन इनका जो परमाणु क्रमांक है वो अलग अलग होता है, परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, इसको समबारिक कहा जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना। तो पहला और इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न बनेगा आपके 15वां क्वेश्चन कि रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है वो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, या फिर परमाणु के केंद्र के। परमाणु केंद्र का मतलब होता है परमाणु का नाभिक।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके परमाणु केंद्रक, इसका उत्तर रहेगा नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी था। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरीन, इसमें ये पूछा जा रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक में कौन कौन से गुण होते हैं। तो एक तत्व का जो समस्थानिक होता है, इनके समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। तो समस्थानिक में भौतिक गुण समान होते हैं, ठीक है, ये नहीं, इनके जो न्यूट्रॉनों की संख्या वो अलग अलग होती है। परमाणु क्रमांक सेम होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। नेक्स्ट है सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। तो सोडियम का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे और तीसरे में 1 आएगा। तो ये आपके 2, 8, 1 इसका सही परमाणु क्रमांक रहेगा। 2, 8, 1 आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। फिर आपके अगला पार्ट है जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि इसको हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अध्याय नंबर 5 है, ये 5वां चैप्टर है आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी ये इसमें आपके 5वें नंबर पे दे रखा है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सेल का मतलब होता है क्या है। तो कोशिका का जो अर्थ है वो आपको उसमें पूछा गया है। तो सेल जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इसमें आपको एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जो कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था। तो कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन का नाम आपको याद रखना है। 1831 में इन्होंने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था, ठीक है। और फिर आपको एक जो स्लीडन और स्वान है, इनका भी नाम आपको याद रखना है। तो स्लीडन और स्वान इन्होंने जो कोशिका सिद्धांत को बताया था। तो कोशिका सिद्धांत स्लीडन और स्वान ने दिया था। और कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया था। तो विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। ये भी आपको नाम अच्छे से याद रखना है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज है वो कब हुई थी। तो 1940 में हुई थी। फिर आपको एक कोशिकीय जीवों के नाम आपको याद रखना है। तो जैसे अमीबा है, क्लेमिडोमोनास है, पैरामेशियम है और बैक्टीरिया है। तो ये आपके एक कोशिकीय जीवों के कुछ उदाहरण हैं, वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी ये बनता है कि कोशिका की खोज किसने की थी और कैसे की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी, ये आपको याद रखना है। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। फिर दूसरा प्रश्न है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो प्रश्न ये बनेगा कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, कोशिका करेंगे। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन में सभी क्रियाकलापों को करने में सक्षम होती हैं। सभी जीवों में सभी जीव के जो कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं जिनके कारण कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती हैं। इसलिए ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसको अपन कोशिका कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के 3 भाग होते हैं, 3 गुण होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ये तीनों ही नाम आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपका फैक्ट यहाँ से बनता है कि केंद्रक झिल्ली क्या होती है। तो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसको केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। और केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ा आकार में दिखाई पड़ते हैं। और क्रोमोसोम में आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। और अणु के रूप में ये अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं। तो क्रोमोसोम याद रखना, जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम, ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और डीएनए के जो क्रियात्मक खंड होते हैं इसको क्या कहते हैं, जीन कहा जाता है। जो कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती है उसमें डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के बने होते हैं। फिर आपकी क्वेश्चन आएगा कि गोल्जी उपकरण की खोज किसने की। तो कैमिलो गोल्जी के द्वारा इस गोल्जी उपकरण की खोज की गई थी। फिर आपके क्वेश्चन बनेगा लाइसोसोम का। तो लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम एक प्रकार का है जो इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है कोशिका को। और नेक्स्ट फिर आपके आएगा, जैसे ये नाम आपको याद रखना है, कैमिलो गोल्जी, इन्होंने जो गोल्जी इकाई की खोज की थी, कैमिलो गोल्जी उपकरण की खोज इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट जो आपके आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का जो बिजली घर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का बना होता है और इसमें जो विभिन्न जीवन के लिए विभिन्न रासायनिक क्रिया करने से जो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसके रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ही अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं भी बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में आपको नाम याद रखना है प्लेस्टिड। प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसमें दो प्रकार के प्लेस्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन प्लेस्टिड होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट जो श्वेत और रंगीन होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है और उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और यह पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त पीले नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। प्लेस्टिड जो होता है वो 22 संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो इसमें प्लेस्टिड में भी अपना खुद का जो डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। तो दो अंगों के नाम आपको याद रखना है, एक तो राइबोसोम एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक आपके प्लेस्टिड जिसमें खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। दोनों ही प्लेस्टिड और आपको माइटोकॉन्ड्रिया नाम याद रखना है। फिर आपके प्रश्न है ये कि ऐसे दो अंगकों के नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा ये। तो ऐसे दो जो अंग हैं वो आपके अंगक क्या हो जाएगा, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, और एक आपके हो जाएगा प्लेस्टिड, इसमें भी अपने आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होते हैं। तो दोनों नाम आपको इसमें याद रखना है। फिर आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो कोशिका के अंतर्गत प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम के अंतर्गत होता है। तो इसमें आपको नाम याद रखना है राइबोसोम के अंतर्गत जिसका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। फिर आइए पाठ के पीछे के प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि कोशिका का कौन सा अंगक बिजलीघर है, तो आपको इसमें नाम किसका याद रखना है। पांचवें क्वेश्चन में इसका नाम याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है नाम है वो याद रखना है, इसको कोशिका का बिजलीघर पावर हाउस कहा जाता है। फिर आपको ये बताना है, अगला प्रश्न ये है कि कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है। तो लिपिड का जो संश्लेषण है वो SAR में जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है SER उसमें होता है, और प्रोटीन का संश्लेषण जो RER यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है इस पर लगे राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है उत्तक टिश्यूज़। टिश्यूज़ वाला चैप्टर आपके छठा पार्ट है, और इसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देख लेते हैं, फिर इसको आगे सोल्व करते हैं। तो टिश्यू वाला पार्ट है, इसमें आपके एक तो उत्तक की परिभाषा ही पूछी जाएगी। पहला ही क्वेश्चन आपके उत्तक की परिभाषा है। तो उत्तक क्या होता है, तो उत्तक की परिभाषा आपको याद रखनी है। जो कोशिकाओं का समान कोशिकाओं का समूह होता है उसको उत्तक कहते हैं, जिसकी संरचना, उत्पत्ति और कार्य एक जैसा होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का समूह जिनका कार्य, संरचना और संगठन एक जैसा होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तक कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न बनेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें आपके कुछ प्रमुख है जो उत्तकों के इसमें प्रकार दे रखे हैं, उन उत्तकों के प्रकार को आपको याद रखना है। तो ये उत्तक इसमें अलग अलग प्रकार दे रखे हैं, जिसमें आपके सरल उत्तक है, जटिल उत्तक है। ठीक है, ये आपके अलग अलग नाम दे रखा है। सबसे अधिक इसमें जो पहला है आपके वो ये है कि सरल स्थायी उत्तक। तो एपिडर्मिस जो है इसके नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसको क्या कहते हैं, सरल स्थायी उत्तक कहा जाता है। पेरेनकाइमा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम याद कर लेना इस पेरेनकाइमा का। पेरेनकाइमा जो है वो पेरेनकाइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक होता है, और यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है, और ये जीवित कोशिकाएं होती है। तो सबसे नाम याद करना आपको पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक होता है। तो सरल उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और कोलेनकाइमा ये दूसरे नंबर का एक प्रकार का सरल स्थायी उत्तक होता है। फिर इसके बाद में जो आपके नाम दे रखे हैं, ये तीसरा है जो उत्तक है वो भी सरल उत्तक की है, जिसमें आपके स्क्रिलेनकाइमा है। क्या है ये आपके स्क्रिलेनकाइमा है, और इसमें आपके दो सेक्शन दे रखे हैं, इसके अनुप्रस्थ सेक्शन और आपके अनुदैर्ध्य सेक्शन। फिर आपके अगला प्रश्न बनता है कि कुछ अन्य प्रकार का उत्तक है स्क्लेनकाइमा, जो तीसरा प्रकार का है, और यह उत्तक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। नारियल के रेशेयुक्त छिलके में देखा जा सकता है इसको, और यह स्क्लेनकाइमा उत्तक से बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ठीक है, ये स्क्लेनकाइमा होता है, इसकी कोशिका कैसी होती है, मृत होती है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका जटिल स्थायी उत्तक। तो जटिल स्थायी उत्तक इसमें आपके दो प्रकार के नाम आपको याद रखना है। सरल उत्तक में तो 3 नाम याद रखना है, और जटिल जो उत्तक है इसमें आपको याद रखना है
जो आपके एक तो जाइलम है, ठीक है, जाइलम है, और दूसरा आपके क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही आपको अच्छे से याद रखना, ये आपके जटिल उत्तक के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपके, एक तो जाइलम हो जाएगा, जाइलम, और दूसरा क्या हो जाएगा आपके फ्लोएम इसमें रहेगा। तो जाइलम जो उत्तक है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह पेरोनकाइमा भोजन का संग्रह करता है। जाइलम फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। फ्लोएम जो तो 5 प्रकार के अवयवों, चालनी कोशिकाएं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम रसों से मिलकर बना होता है। तो पहला प्रश्न आपके ये बन रहा है इसमें कि सरल उत्तकों के कितने प्रकार है, तो सरल उत्तकों के 3 प्रकार आपको नाम याद रखना है। तो सरल उत्तकों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो आपके पेरेनकाइमा है, ठीक है, पेरेनकाइमा, दूसरा आपके हो जाएगा कोलेनकाइमा, और तीसरा हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्ररोह का शीर्षस्थ विभ्योतक कहाँ पाया जाता है, तो प्ररोह का जो शीर्षस्थ विभ्योतक पाया जाता है वो एक तो तनों में पाया जाता है और जड़ों में और तनों की जो वृद्धि वाले भाग होते हैं उसमें पाए जाते हैं। ये लंबाई में वृद्धि करता है। अगला प्रश्न है कि नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नारियल का जो रेशा होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा इसका उत्तर रहेगा। स्क्लेरेनकाइमा यानी कि नारियल का रेशा, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे जो ज़्यादा पाया जाता है वो स्थायी उत्तर कौन सा है, पेरेनकाइमा इसका उत्तर रहेगा। फ्लोएम के संघटक में कौन कौन होते हैं, तो फ्लोएम के संघटक में 5 नलिकाएं होती हैं, चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेनकाइमा और आपके फ्लोएम रेशा हो जाएगा। फिर कुछ आपकी जो जंतु उत्तक है उनके नाम दे रखा है, संयोजी उत्तक। तो रक्त क्या है, रक्त एक प्रकार का क्या हो जाएगा, संयोजी उत्तक हो जाएगा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। रक्त एक प्रकार का क्या होता है, संयोजी उत्तक होता है। और फिर आपके कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर आपके कुछ प्रमुख जो नाम दे रखा है उनका नाम आपको याद रखना है कि 2 अस्थियाँ आपस में एक दूसरे से कौन से उत्तक के द्वारा जुड़ती है, तो उसको एक संयोजी उत्तक के द्वारा जुड़ती है, इसको स्नायु कहा जाता है, ठीक है, इसको स्नायु अस्थिबंधन तंतु कहा जाता है। यह बहुत ही लचीला और मजबूत होता है, ये भी आपको याद रखना है। और एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ती है उसको अपन क्या कहते हैं, दूसरा संयोजी उत्तक, इसको कंडरा कहते हैं, टेंडम कहा जाता है इसको, ठीक है। कंडरा जो होती है जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। स्नायु जो होती है वो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है, और जो कंडरा जो होती है वो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करती हैं। और उपास्थि एक प्रकार की अन्य संयोजी उत्तक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है, और इसमें ठोस आधारित प्रोटीन और शर्करा की बनी होती हैं, और अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती हैं। ये उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होता है। फिर कुछ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। उस उत्तक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय उत्तक। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, पेशीय उत्तक करेंगे। नेक्स्ट है न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, तो न्यूरॉन देखने में छोटे पौधे जैसा लगता है, जिसके लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं, और जिसका तंत्रिका उत्तक कोशिका को जो तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट आपके हृदय पेशी के 3 लक्षण आपको उसमें बताने, और एरियोलर उत्तक के कार्य आपको उसमें लिखने। तो एरियोलर उत्तक जो होता है वो अंगों के भीतरी जो खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उत्तकों की मरम्मत करने का कार्य करता है। फिर आपके प्रश्न है ये जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित के नाम आपको लिखने, उत्तकों के नाम इसमें आपको बताना है कि उत्तक जो मोम के भीतरी स्तर का निर्माण करता है तो उसको कौन सा उत्तक कहते हैं, सल्की एपिथेलियम कहा जाता है। उत्तक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, तो पेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, कंडरा कहते हैं, टेंडन इसको कहा जाता है। तो उसमें क्या लिखेंगे, कंडरा इसका नाम। जो अस्थियों को पेशियों से जोड़ता है उसको कंडरा कहते हैं, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है उसको स्नायु कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है फिर आपके जो पौधों में भोजन का संवहन करता है इसको फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको फ्लोएम कहा जाता है, इसको फ्लोएम कहेंगे। और जो उत्तक हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है उसको वसामय उत्तक कहते हैं, ठीक है, एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। तरल आधात्री सहित संयोजी उत्तक ये आपका रक्त हो जाएगा, रक्त को तरल आधात्री संयोजी उत्तक कहा जाता है। मस्तिष्क में स्थित उत्तक जो होता है वो आपका न्यूरॉन हो जाएगा, इसमें क्या रहेगा, न्यूरॉन इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके इसमें ये उत्तक की तालिका इसको पूर्ण करना है। उत्तक स्थायी उत्तक जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, सरल उत्तक और आपके जटिल उत्तक। सरल उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पे आएगा आपके पेरेनकाइमा, क्या आएगा इसमें आपके पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा दे रखा है। फिर आपको यहाँ पे भरना है इसके यहाँ पे भरना है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा यहाँ पे लिखना है, स्क्लेरेनकाइमा,
ठीक है। इसी प्रकार से आपको जटिल ऊतक में दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। तो फ्लोएम और जाइलम जो है आपके जटिल ऊतक है, जबकि पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा सरल ऊतक के उदाहरण हैं। तो अगला जो अपना पार्ट है जिसका नाम क्या है आपके गति, मोशन, 7वां पार्ट है ये। और 7वें पार्ट के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस वीडियो में देख लेते हैं। फिर जैसे सरल रेखीय गति, तो गति का सबसे साधारण प्रकार है वो आपका सरल रेखीय गति ही होता है। गति का सबसे पहले साधारण जो प्रकार है वो सरल रेखीय गति होती है। तो इसमें एक पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई तो क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? यदि हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण से ही समझाइए। तो किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी या फिर इसका जो विस्थापन है वो शून्य हो सकता है। ठीक है, दूरी शून्य नहीं होगी लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य कैसे होगा? तो जैसे मान लो कोई ए बिंदु से इसको शुरू कर रहा है, ये घूमता 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 वापस कहाँ आ गया, ए पे या वापस आ गया, तो उसका जो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। इसका उत्तर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपके अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है कि विस्थापन के लिए कौन सा कथन सही है? तो यह शून्य नहीं हो सकता, ये आपके गलत है। विस्थापन शून्य हो सकता, हमने ऊपर चर्चा कर ली। और दूसरा है कि इसका परिमाण वस्तु की द्वारा तय की दूरी से अधिक होता है, तो अधिक तो नहीं होगा, उसके बराबर हो सकता है या फिर उससे कम ही होता है। तो दूरी तो हमेशा ज़्यादा होती है और विस्थापन कम या फिर दूरी के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं होगा। फिर आपको इसमें जो एक औसत चाल का फॉर्मूला दे रखा है, तय की गई दूरी बटा कुल समय, इसमें आपको याद रखना है। फिर आपको इसमें चाल का मात्रक याद रखना है, मीटर प्रति सेकंड, और इसको मीटर प्रति सेकंड से दर्शाते हैं। और इसका अन्य मात्रक भी है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति आवर, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर प्रश्न है, चाल और वेग में अंतर बताएं। तो चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा किसी प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। और वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग का परिमाण उसके औसत चाल के बराबर होता है? तो जब वस्तु एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति करी होगी तो ये दोनों इसमें आपके बराबर रहेंगे। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है, एक गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वो क्या मापता है? तो ओडोमीटर जो होता है वो गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ओडोमीटर गाड़ी की दूरी को मापता है, जबकि स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर जो होता है वो गाड़ी की चाल मापता है। दोनों अलग अलग है, ओडोमीटर दूरी मापता है और स्पीडोमीटर चाल मापता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है कि जब समान गति में होती है वस्तु, एक समान गति में होती है, तब उसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? तो एक सरल स्ट्रेट लाइन में दिखता है, सीधी रेखा में इसका जो मार्ग है वो दिखता है। देखो, पहला हमने देखा कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक है, और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, एक्सेलरेशन उसको कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि किसी वस्तु का एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग क्या होता है? नियत रहता है। और इस अवस्था में किसी समय अंतराल में वस्तु का वेग में परिवर्तन शून्य होता है, ये आपको याद रखना है। त्वरण की परिभाषा फॉर्मूला है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। फिर आपको त्वरण का फॉर्मूला है वो याद रखना है। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। फिर आपका एक समान चाल से गतिमान वस्तु का जो दूरी समय में ग्राफ कैसा आता है? तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है, ये वाला आपको याद रखना है। ये जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो इसकी चाल एक समान होती है, और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए समय की समानुपाती होती है। इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक समान चाल के लिए समय के साथ दूरी का जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा में बनता है, जैसे कि इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है इस ग्राफ में। फिर इसमें आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम यहाँ पे देखेंगे। और ये जो ग्राफ दे रखा है वो आपका असमान चाल से गतिमान किसी कार की दूरी और समय में ग्राफ इसमें आपके दे रखा है। फिर आपको जो गति के समीकरण है वो आपको याद रखना है। एक कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसका वेग, गति के दौरान त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए यहाँ पे 3 समीकरण का समुच्चय दिया गया है, तो इनको गति के तीनों समीकरण के आपको नाम आपको याद रखना है। पहला है आपके u बराबर v बराबर u प्लस ए टी हो जाएगा, और s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2as बराबर होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पर u जो है वो प्रारंभिक वेग है और
v जो है आपके अंतिम वेग के रूप में इसको जाना जाता है, और t जो है वो समय है, और a यहाँ पे त्वरण को बताया गया है। फिर नेक्स्ट आता है आपके अगला पार्ट है 8वां, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, और यहाँ से भी आपके प्रश्न परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। तो आपको एक तो संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में देख लेना है, और किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या होता है, बल कहलाता है। ठीक है, तो गति का जो प्रथम नियम है वो भी आपको याद रखना है, गति का प्रथम नियम। और फिर इसके बाद में जो कुछ प्रमुख नियम दे रखे हैं उनको आपको देख लेना है। तो इसके सीधे प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको एक तो बल का जो परिभाषा है, दूसरे नियम, गति का जो दूसरा समीकरण है, दूसरा नियम, इससे एक तो बल की परिभाषा आती है कि बल का फॉर्मूला आता है इसमें F बराबर ma। बल का जो ऐसा ही मात्रा है कि वो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको न्यूटन कहा जाता है। ये सर आइजैक न्यूटन के नाम पे रखा गया है, इसको कैपिटल N से दर्शाया जाता है। तो गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है, एक तो याद रखना है। और बल को वस्तु के द्वारा उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त कर सकते हैं, F बराबर ma से इसको लिया जाता है। फिर है गति का तृतीय नियम, जो कि रॉकेट वगैरह हैं, ये सभी आपके रॉकेट के जो सिद्धांत है वो आपके गति के तृतीय नियम पर आधारित है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको उसमें अलग से याद रखना है। जैसे बंदूक से गोली चलना, नाविक का आगे की ओर कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना, बंदूक चलाने पर कंधे पर रखते हैं तो उसको धक्का लगता है। तो ये सभी जो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उस पर आधारित है ये। तो एक तो आपको याद रखना है जड़त्व। जड़त्व क्या होता है, वस्तु की अपनी गति के अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है, इसको जड़त्व कहते हैं। वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप होती है, इसका ऐसा ही मात्रा किलोग्राम होता है। और घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। और दूसरा जो नियम है गति का, वो संवेग में परिवर्तन की दर को बताता है, वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है और बल की दिशा में होता है। बल का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसको न्यूटन कहते हैं, तथा 1 न्यूटन से इसको व्यक्त करते हैं। 1 न्यूटन बल होता है किसी 1 किलोग्राम वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सकता है। वस्तु का संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है P बराबर mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये इनका गुणनफल मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है, और दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। ऐसा ही मात्रा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। और न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट का ये बनता है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु का वेग v है, तो इसका संवेग क्या होगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर mv हो जाएगा। तो m इंटू वी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो 90 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी उत्तर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर डी mv। द्रव्यमान इंटू वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है 9वां चैप्टर, जिसका नाम है आपके गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। तो गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, और यहाँ से भी क्वेश्चन 100% परीक्षा में छपते हैं। आपके वार्षिक में तो छपेंगे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि जब भी कोई जो ग्रहों पर और चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल है, तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है तो वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। तो कोई वस्तु को ऊपर फेंकते तो वापस नीचे की ओर आती है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो एक तो आपको ये याद रखना है, और फिर आपको उसमें गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो आपको याद रखना है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कि विश्व में प्रत्येक पिंड में एक अन्य पिंड के साथ जो बल आकर्षित करता है, उन जो बल होता है वो आपके दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह जो बल होता है वो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। तो ये एक सार्वत्रिक नियम में दे रखा है। F जो होगा, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को सार्वत्रिक बल कहते हैं, और ये A पिंड है और दूसरा B पिंड है। इसका द्रव्यमान कैपिटल M है और इसका आपके स्मॉल m है। इनके बीच की दूरी d है। तो बल जो होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये इसका फॉर्मूला फाइनली निकलता है F बराबर G/m/d², इसका फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पर आपको ये याद, सार्वत्रिक क्यों कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये सभी वस्तुओं पर समान रूप से लागू रहता है, चाहे वस्तु छोटी हो या फिर बड़ी हो, या कोई खगोलीय वस्तु हो या फिर पृथ्वी की वस्तु हो। और इसमें व्युत्क्रम वर्ग का मतलब क्या होता है कि मान लो दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी है d है,
इसको 6 गुना कर दिया जाए तो बल का जो मान है वो 36 गुना रह जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको इसमें जी का जो मान है वो आपको याद रखना है। जी एक प्रकार का जो अनुपातिक स्थिरांक होता है, इसको सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। और इसका जो मान है वो जी का जो SI मात्रक है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और हेनरी कैवेंडिश ने एक सुग्राही तुला का प्रयोग करके जी का मान ज्ञात किया था। वर्तमान में जो मान्य जी का मान है, कैपिटल जी का मान, वो आपके 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। यह आपके कैपिटल जी का मान होता है, जो कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है तो इनके लिए ये लागू किया जाता है। फिर आपको एक प्रश्न और बनता है इसमें से कि महत्व क्या क्या है। तो इसका सार्वत्रिक नियम का महत्व एक तो ये है कि यह हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए उत्तरदायी है, और सूर्य के चारों ओर गति ग्रहों की गति का भी एक उत्तरदायी होता है। और चंद्रमा और सूर्य का जो चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आता है। फिर आता है गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय बल के बराबर होता है ये, और इसी गुरुत्वीय त्वरण को ही गुरुत्वीय बल कहा जाता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक है वो आपको याद रखना है, गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। इसको जी से लिखते हैं और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका फॉर्मूला या फिर इसका जो मात्रक होता है। तो बल जो होता है वो F द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये गति के दूसरे नियम से हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर जो जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान कहाँ पे डिपेंड करेगा, ये R पे डिपेंड करेगा। ये R जो है पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है, इसकी त्रिज्या जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ती है, ध्रुवों से विषुवत रेखा पर बढ़ती है। तो जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होगा, यानी कि ध्रुवों पर जो है जी का मान सबसे ज़्यादा होता है, विषुवत वृत्त पर कम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो जी का मान वो कहाँ पे होगा, ध्रुवों पर होता है। फिर आपके द्रव्यमान और भार में, तो द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, दोनों अपने वैसे तो अपन एक ही पढ़ते हैं, लेकिन अब आपके 9th क्लास में हो तो आपको इसमें अंतर आपको याद रखना है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान जो होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें भी वापस आया है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही रहता है, चाहे वस्तु जो पृथ्वी पर हो या फिर चंद्रमा पर हो या फिर बाह्य अंतरिक्ष में हो। इस प्रकार से वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, ठीक है, लेकिन उसका जो भार है वो भार चेंज होता रहता है। द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है, और उसका जो भार है वो चेंज होता रहता है। तो द्रव्यमान को मास से और भार को वेट से बताते हैं। तो मास तो वही रहता है, वेट चेंज होता रहता है। ये आपको याद रखना है कि जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना अधिक वस्तु का जड़त्व भी होता है। फिर आपको भार के बारे में देख लेना है। तो वस्तु का जो पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु एक निश्चित बल से आकर्षित होती है, और यह बल वस्तु के द्रव्यमान और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के ऊपर निर्भर करता है। गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण पे निर्भर रहता है, जी पे निर्भर रहता है। तो किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वह वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है। तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर m हो जाएगा, ठीक है, अर्थात F बराबर mg हो जाएगा। ये जो त्वरण है वो आपके गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। तो भार जो होता है वो आपके एक प्रकार का जो mg के बराबर होता है। तो W बराबर mg हो जाएगा, ठीक है। भार को W से लिखते हैं और उसको mg के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। और वस्तु का भार एक बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। भार का SI मात्रा वही होता है जो कि बल का होता है, अर्थात न्यूटन होता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपको कुछ वस्तु, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होगा, तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है वो 1/6 होता है पृथ्वी की भार का, ठीक है। तो किसी भी पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जो पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जो जिससे चंद्रमा और वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो चंद्रमा का द्रव्यमान, तो ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से कम होता है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। तो फिर आपको जो 1/6 वाला है वो आपको याद रखना है कि किसी भी वस्तु का जो चंद्रमा पर भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। तो ये दोनों आपको अनुपात अगर आपको निकालना है कि चंद्रमा पर भार और वस्तु का पृथ्वी पर भार, तो इसका जो अनुपात होता है वो 1:6 होता है।
ठीक है। तो चंद्रमा पर कोई 1 किलो की वस्तु है तो पृथ्वी पर वो कितने किलो की हो जाएगी, 6 किलो की हो जाएगी, इनकी 6 गुना होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना होगा। तो भार जो होता है वो mg के बराबर होता है, ठीक है। वेट जो होता है w बराबर mg के बराबर होता है। तो w बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और m का मान कितना है, 10 किलोग्राम है, और g का मान कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसमें आपको निकालना है। m बराबर 10 है और g का मान आपके 9.8 लेंगे। तो 10 को 9.8 को गुणा करेंगे तो वेट कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन। इसका उत्तर हो जाएगा 98। तो 10 को गुणा कर दो 9.8 से, इसका उत्तर 98 न्यूटन आ जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, तो अगर वह चंद्रमा पर मापेंगे तो कितना आएगा। तो चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 इंटू पृथ्वी का कितना है आपके 10 है, तो 10 में 6 का भाग देंगे तो 10/6 न्यूटन इसका उत्तर रहेगा, या फिर इसका भाग देंगे इसको दशमलव में भी निकाल सकते हैं। 1.67 इसका उत्तर आएगा ये। तो ये भी आप इसमें अच्छे से याद रख सकते हैं। पृथ्वी की चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार 1.67 न्यूटन रहेगा। फिर आपके पाठ के पीछे की जो इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रखे हैं, इनमें आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है छठा प्रश्न, जो कंसेप्ट पर आधारित है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा यदि वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर देंगे तो जो गुरुत्वाकर्षण का बल का जो मान है वो भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। उनके बीच की दूरी को 2 गुना करेंगे या फिर 3 गुनी कर दी जाए, तो 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। और अगर इनके बीच की दूरी को 3 गुना करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा। तो 1/4 और 1/9 भाग रह जाएगा, बल में इतना परिवर्तन हो जाएगा। और दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगुना कर दें, तो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगुना करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है 2 दूनी 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट आता है अपना कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा वैसे दोनों का जो प्रमाण, ये आपको जो मात्रा है वो सेम ही है। कार्य ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है, आपको याद रखना है। और कार्य क्या होता है, किसी कार्य, एक होता है कार्य और एक होती है ऊर्जा। तो ऊर्जा जो होती है वो किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसको अपन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहा जाता है। तो इसमें आपके पहला क्वेश्चन ये बनता है कि किसी वस्तु के ऊपर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, वस्तु की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है, तो बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। तो यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो समीकरण के अनुसार इसमें किया गया कार्य कितना हो जाएगा, F बराबर ma हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके बल कितना है, बल तो है आपके इसमें 5 न्यूटन और 2 मीटर इसका विस्थापन है, तो 5 दूनी 10 न्यूटन इंटू मीटर यानी कि आपके जूल हो जाएगा। तो कार्य कितना हो जाएगा, 10 जूल इसका कार्य हो जाएगा। फिर आपके कार्य और ऊर्जा के मात्रक, तो कार्य का मात्रक वही है जो ऊर्जा का, और ऊर्जा का वही मात्रक है जो कार्य का है, अर्थात जूल है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है, और कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल को भी उपयोग में लिया जाता है। 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। फिर इसके बाद में आती है शक्ति, पावर। तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य बटा समय होता है, P बराबर W/T होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है और इसका प्रतीक W होता है। ये जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। 1 वाट उस एजेंट को, शक्ति को कहते हैं जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। तो 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकंड होता है, इनकी 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड इसका उत्तर रहता है। ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों में इसको किलोवाट के रूप में व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट इसमें आता है। फिर इसके बाद में कि 1 किलोवाट आवर जो है उसको अपन 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट के बराबर मापा जाता है। तो ये आपकी दे रखा है। शक्ति है तो शक्ति की परिभाषा आपको बतानी है, इसके अलावा एक वाट शक्ति की परिभाषा आपको इसमें बतानी है। तो इस पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तीसरा वाला, कि तीसरा वाला पार्ट प्रश्न है कि एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले परिवर्तन को बताना है। तो सबसे पहले बैटरी बल्ब जलाती है, तो बैटरी में एक तो रासायनिक परिवर्तन होगा, कौन सा होगा, रासायनिक के बाद में इसमें आपकी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो फिर दूसरे नंबर पे आपके आएगा विद्युत, और विद्युत के बाद में क्या आएगा आपके उष्मीय ऊर्जा, वो गर्म होगा, तो बल्ब गर्म हो जाएगा तो उष्मीय ऊर्जा हो जाएगी। उष्मीय ऊर्जा का से फिर आपको कौन सा मिलेगा, प्रकाशीय ऊर्जा मिलती है। तो ये 4 प्रकार की ऊर्जाओं का रूपांतरण इसमें देखने को मिलता है।
फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 14वां कि एक विद्युत हीटर घोषित शक्ति की इसकी 1500 वाट है, 10 घंटे में कितनी ऊर्जा उपभोग करेगा। तो ये तो वाट में दे रहे हैं, इसको किलो वाट में बदलेंगे तो इसमें 1000 का भाग देंगे, तो ये इसकी जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, शक्ति कितनी हो जाएगी, पावर, वो 1.5 किलोवाट हो जाएगा। तो ये तो आएगा 1.5 किलोवाट, और कितने घंटे चल रहे, तो 10 घंटे चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1.5 को 15 से 1.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 15 यूनिट इसका उत्तर आएगा। 1.5 इंटू 10 करेंगे तो इसका उत्तर आपके 15 यूनिट आएगा। ठीक है, ये आपके यूनिट हो जाएगा, किलो जूल प्रति आवर ये इसका उत्तर रहेगा। फिर नेक्स्ट आपके चैप्टर है साउंड वाला, ध्वनि वाला चैप्टर। तो ध्वनि वाले भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें से भी कोई क्वेश्चन आपके, वैसे तो ये ध्वनि वाला चैप्टर, कार्य ऊर्जा वाला और लास्ट के जो 3 चैप्टर है वो 20-20 नंबर के हैं आपके वार्षिक परीक्षा के लिए, और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो हमारे इंपॉर्टेंट है ही। तो संपीड़न, विरलन, इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। इसमें आपके एक तो आवर्ती का एसआई मात्रक आपको नाम याद रखना है। आवर्ती का जो एसआई मात्रक है ये हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पे रखा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है इसको मीटर में मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य को मीटर में मापते। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो 2 क्रमागत संपीड़न या विरलन के जो बीच की दूरी होती है इसको तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। फिर आपको ये 3 नाम याद रखना है कि ध्वनि की तरंग के अभिलक्षण कौन कौन से, तो एक तो ध्वनि की आवृत्ति होती है, आयाम होते हैं और वेग होता है, ये तीनों ही नाम आपको याद रखना है। फिर आपको आवर्तकाल की परिभाषा याद रखनी है। आवर्तकाल क्या होता है कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि की तरंग का क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। इसको कैपिटल डी से दर्शाते हैं। आवर्तकाल का ऐसे मात्रक सेकंड होता है। आवर्ती और आवर्तकाल में जो संबंध है वो आवर्ती को v से म्यू से लिखते हैं, इसको 1/t से इसको आवर्तकाल को लिखा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, आवर्ती और आवर्तकाल में ये वाला संबंध होता है। एक उच्च तारत्व की ध्वनि हमें ज्ञात होता है कि इसमें एकांक समय में संपीड़न विरलन की संख्या अधिक होती है। और आवर्ती का जो एसआई मात्रक है वो तो आपको पता ही, इसको हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, ग्रीक अक्षर इसको न्यू से लिखा जाता है। फिर आपको ये याद रखना है कि निम्न तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति कम होती है और उच्च तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति ज़्यादा होती है। मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है और प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है। ठीक है, आयाम मृदु ध्वनि होगी तो उसका आयाम कम होगा और प्रबल ध्वनि का आयाम ज़्यादा होता है। और निम्न तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति कम होती है और उच्च तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है फिर आपके कि तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करेगा, तो प्रबलता और तारत्व। प्रबलता क्या होती है, ध्वनि की प्रबलता कंपन का आयाम को निर्धारित करती है। जितना अधिक आयाम होगा ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। तो ये जो आपके लाउडनेस है वो निर्भर करती है प्रबलता ध्वनि की। ज़्यादा आयाम होगा तो उसका जो प्रबलता है वो ज़्यादा होगी। फिर आता है पिच, जिसको अपन तारत्व कहते हैं। पिच क्या होता है, ध्वनि की तारत्व है जो उसकी आवृत्ति को निर्धारित करता है। आवृत्ति ज़्यादा होगी तो उसका तारत्व भी ज़्यादा होगा। फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज और इसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है। 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय ये लगेगी। तो ये आपकी सारी चीज़ें दे रखी है, इसमें आपको यहाँ पे सोल्व कर रखा है। आवृत्ति कितनी है, तो 2 किलोहर्ट्ज 2000 हर्ट्ज है। और तरंग दैर्ध्य कितनी है, तो ये आपके 0.35 मीटर हो जाएगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है। तरंग वेग क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति, यानी कि 0.35 इंटू 2000, तो 700 मीटर प्रति सेकंड इसकी आवृत्ति, ये इसकी तरंग वेग हो जाएगा। और दूरी बतानी आपको, समय कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा आपके समय बराबर दूरी बटा वेग या दूरी बटा चाल। तो ये हो जाएगा आपका 1.5 इंटू ये 1000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, बटे में 700, तो 2.1 सेकंड इसको लगेगा। फिर आपके कुछ परिभाषाएं पूछी गई है, जैसे तरंग दैर्ध्य की परिभाषा। तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, 2 संपीड़नों या विरलनों के जो बीच की तरंग दैर्ध्य होती है, इसको दूरी होती है, इसको तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इसको लैम्बडा से लिखते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, इसको लैम्बडा से लिखा जाता है। फिर आपके आता है आवर्ती। तो आवर्ती क्या होती है, एक पूरे दोलन करने में जितनी दूरी जितनी एक एकांक समय में होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है, तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के अंदर एक दोलन करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहा जाता है। और आवर्ती का मात्रक सेकंड, आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ये है कि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य और आवर्ती का वेग किस प्रकार से संबंधित है। तो तरंग दैर्ध्य का जो वेग होता है वो आवर्ती और उसके तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होती है। फिर आपकी जो ध्वनि है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जो है
ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें वो संचरित होती हैं। इसके अलावा ध्वनि जो है वो माध्यम के ताप पर भी निर्भर करती हैं। याद रखें, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती हैं। जब हम ठोस के से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती हैं। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि का ताप भी बढ़ता है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री पर 331 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन वही 22 डिग्री सेल्सियस पर तापमान 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। और यहाँ पर कुछ इसमें उदाहरण भी दे रखा है, इसको समझा रखा है। ठीक है, तो ये वाले उसमें आपको उदाहरण याद रखना है। फिर आती है श्रव्यता प्रवास। तो श्रव्यता जो प्रवास है वो 20 हर्ट्ज से लगा के 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को मानव के कान है वो सुन सकते हैं। याद रखना इसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की जो ध्वनि को सुन सकते हैं। जो उम्र बढ़ती है उनके कान की उच्च आवृत्तियों के लिए वो कम सुगराही होते जाते हैं, उनको सुनाई देना धीरे धीरे कम हो जाता है। और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और ये अवश्रव्य ध्वनि को यदि हम अवश्रव्य ध्वनि को सुन पाते हैं तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार से सुन पाते हैं जैसे कि मक्खी पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जो राइनोसिरस होता है, गैंडा होता है, वो 5 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि को उपयोग करके संपर्क स्थापित करते हैं। और इसके अलावा आपको नाम याद रखना है व्हेल मछली और हाथी, ये भी ये जो अवश्रव्य ध्वनि परिसर में उत्पन्न ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं और इनको सुन सकते हैं। तो इसके कारण ये जो कुछ जंतु होते हैं वो भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। और भूकंप मुख्य रूप से प्रगति तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की जो अवश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, जो कि जंतुओं को सावधान कर देती हैं। और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनियाँ या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन है, चमगादड़ हैं, पोरपाइज हैं, ये जो जंतु हैं ये सभी जंतु पराध्वनि ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ जो प्रजाति के शलभ होते हैं इनके श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राह्य होते हैं। ये शलभ चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की जो चींची की ध्वनि है उसको सुन सकते हैं। इसी प्रकार से जो चूहे भी जो पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ जो खेल खेलते हैं। जो श्रवण सहायक युक्ति होती है उसमें क्या क्या उपकरण होता है, तो जिन लोगों को कम सुनाई देता है उनको एक यंत्र की आवश्यकता होती है। इसमें बैटरी से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है। इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन होता है, एक एम्पलीफायर होता है और एक आपका स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती हैं तो इसमें क्या होता है कि ध्वनि तरंगें उत्पन्न विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देती हैं। एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को परिवर्तित करके स्पीकर की ओर संकेत कर देता है और ये ध्वनि तरंगें कान में डायफ्राम पर आपतित होती हैं और व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देती है। तो ये उपकरण होता है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, आपको याद रखना है। फिर आपके कुछ प्रश्न है, ये मनुष्य में जो कानों की जो श्रव्यता का प्रास है वो कितना है, तो ये आपके 20 हर्ट्ज से लगा के 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक के बराबर होता है। इनकी प्रास बतानी ध्वनियों की, तो अवश्रव्य ध्वनि की जो प्रास होती है वो कितनी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। और पराध्वनि की जो तरंगें जो होती हैं वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। ध्वनियों को पराध्वनि या फिर पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिनकी आवृत्ति प्रास कितनी होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। ये पराध्वनि जो होती है, पराश्रव्य ध्वनि, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो पराध्वनि का जो प्रयोग है वो एक तो जो बड़ी बड़ी मशीनों को अंदर जो छिद्र वगैरह दरार होती है उनको पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इनका जो प्रयोग है इनमें ECG वगैरह जो होती है, ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी, इसके अंतर्गत भी इसका प्रयोग करते हैं। और पराध्वनि जो जैसे आपके सोनोग्राफी वगैरह होती है उसमें भी इसी ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। शरीर के जो बाहरी भाग हो उनको तो देख लेते हैं, लेकिन आंतरिक भाग को देखने के लिए सोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह पराध्वनि का ही उपयोग किया जाता है। गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में कितनी बार वह कंपन करेगा। तो 1 मिनट में आपको आवृत्ति दे रखी है, तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, कंपनों की संख्या बटा लिया गया समय होता है। तो इसमें टोटल जो आवृत्ति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6000 बार इसका उत्तर रहेगा। तो 1 मिनट में कितने कंपन हो जाएंगे, ये 60 को गुणा कर लेंगे, ठीक है, सेकंड में होते हैं, तो आपके 60 सेकंड इंटू आपके ये 100 हो जाएगा हर्ट्ज। तो कितना बार ये कंपन करेगा, 6000 बार ये कंपन करेगा।
फिर आपके अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन के दो व्यावहारिक उपयोग बताना है। तो एक तो आपका जैसे लाउड स्पीकर है, मेगाफोन है, हॉर्न है, शहनाई है, ये सभी इसी पर आधारित है। दूसरा है स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप होता है रोगी के हृदय की धड़कन को सुनने का यंत्र होता है, वो डॉक्टर अपने कानों में लगा के दूसरा सिरा उसके हृदय के ऊपर लगाता है, तो वो भी इसी ध्वनि के जो परावर्तन पर आधारित एक उपकरण है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां कि ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है या किन किन कारकों पे डिपेंड करती है। तो ध्वनि की प्रबलता जो है वो आयाम पे और उसकी जो कानों की संवेदनशीलता है उस पर डिपेंड करती हैं। फिर इस वीडियो का अंतिम चैप्टर है ये आपके 9th क्लास के जो पूरा जो किताब है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे छोटे छोटे हमने कवर किए, और ये अंतिम इसका चैप्टर रहने वाला है, जिसमें क्या नाम है इसका, खाद्य संसाधनों में सुधार है। ये इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला 12वां चैप्टर है। वार्षिक परीक्षा के लिए 20 नंबर का ये चैप्टर आपके रहेगा। तो इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो अपन इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये मिश्रित खेती वगैरह है, अंतर फसलीकरण है, इन सभी के नाम आपको याद रखना है। तो ये कुछ इसमें नाम दे रखे, इनके नाम आपको याद रखना है। और फसलों के फिर आपको नाम दे रखे, ऊर्जा के लिए क्या क्या हम खाते हैं। और फिर इसके बाद में आपको भारत में सन 1952 से 2010 तक कृषि भूमि में कितनी वृद्धि हुई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुनी वृद्धि हुई है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। फिर आपके फसलों के नाम आपको याद रखना है कि खरीफ की फसल कौन सी होती है, रबी की कौन सी होती है। तो जिन फसलों को जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती है इसको खरीफ की फसल कहते हैं। और इनमें क्या क्या नाम आपको याद रखना है, जैसे खरीफ की फसल में आप बताएंगे तो खरीफ की फसल में धान है, सोयाबीन है, अरहर है, मक्का है, मूंग है और उड़द है। जबकि जो नवंबर से शुरू होकर अप्रैल तक बोई जाती है इसको रबी की फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये रबी की फसलों के उदाहरण हैं। फिर आपकी इसमें दे रखा है कि पौधों को जो चीज़ें मिलती हैं, हवा, जैसे हवा के रूप में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो हवा से मिलता है आपके कार्बन और ऑक्सीजन, पानी से मिलता है हाइड्रोजन और आपके ऑक्सीजन, और मृदा से मिलता है आपको वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। तो वृहद पोषक तत्व में कौन कौन से हो जाएंगे, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये आपके वृहद पोषक तत्व हैं। बाकी बचे हुए आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर और मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये आपके सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं आपके मिश्रित फसल। तो मिश्रित फसल में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक खेत में उगाते हैं, जिससे कि गेहूँ और चना की फसल, गेहूँ सरसों की फसल, मूंगफली और सूर्यमुखी की फसल, ये आपके मिश्रित फसल है। अंतरा फसलीकरण में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में एक पैटर्न से उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल होती है, उनके एकांतर क्रम में दूसरी पंक्तियों को दूसरी फसल को उगाया जाता है। इसके लिए उदाहरण के लिए सोयाबीन और मक्का की फसल, बाजरा और लोबिया। इस फसल का चुनाव करते समय इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न हो, जिससे कि पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग हो सके। फिर इसमें आपकी दे रखा है पशुपालन। तो पशुधन का जो प्रबंधन होता है उसको क्या कहते हैं, पशुपालन कहा जाता है। इसमें कई सारे काम होते हैं, जैसे भोजन देना, प्रजनन, रोगों पर नियंत्रण करना आता है। और जनसंख्या में वृद्धि और रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों और दूध और मांस की खपत भी बढ़ रही है। तो ये प्रमुख टेबल दे रखी है, इसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे पशु का उत्पाद है दूध, तो वसा है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, वसा जो होती है वो सबसे ज़्यादा अंडे में होती है। ठीक है, तो याद रखना अंडे में सबसे ज़्यादा वसा होती है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, तो प्रोटीन मांस में प्रोटीन पाया जाता है। शर्करा सबसे ज़्यादा गाय के दूध में पाई जाती है। और खनिज लवण जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो मछली में पाया जाता है। और जल जो होता है वो सबसे ज़्यादा जल गाय के दूध में होता है। गाय के दूध में विटामिन बी और डी और ई होता है। और फिर आपको इसमें याद रखना है सबसे कम वसा किस में पाई जाती है, तो सबसे कम वसा जो पाई जाती है वो इसमें मछली में पाई जाती है। और सबसे कम प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे कम प्रोटीन गाय के दूध में पाया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं, 100% यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपके इसमें कुछ गायों के इनके नाम दे रखे हैं, जैसे लंबे समय तक दूध श्रवण के लिए जो विदेशी नस्ल की गायें हैं वो कौन सी, जर्सी है, ब्राउन स्विस है। और देसी नस्ल की गाय जैसे रेड सिंधी है, साहिवाल हैं, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति उत्पन्न होगी जिससे दोनों अच्छी गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और लंबा दूध श्रवण काल प्राप्त होगा।
फिर नेक्स्ट है आपके कुक्कुट या मुर्गी पालन, जिसमें आपके अंडे और कुक्कुट जो है मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। कुक्कुट पालन में उन्नत नस्ल की जो मुर्गी हैं इनका विकसित होती हैं, उनका पालन करते हैं। अंडे के उत्पादन के लिए या फिर अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी है उसका पालन किया जाता है, जबकि मांस के लिए ब्रोलर मुर्गी का पालन किया जाता है। फिर आपके समुद्री मत्स्यिकी है, जिसमें आपको एक नाम याद रखना है, मेरीकल्चर। मेरीकल्चर में क्या होता है कि भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को मेरीकल्चर समुद्री संवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके बनेगा अंतःस्थलीय मछली, इनकी खारे पानी की मछलियाँ और मीठे पानी की मछलियाँ कौन कौन सी होती हैं, इनका नाम आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये कुछ मछलियों के नाम आपको दे रखा है, जैसे कतला है, सिल्वर कॉर्प है, रोहू है। फिर आपके इसमें दे रखा है ग्रास कॉर्प है, मृगल और कॉमन कॉर्प है। तो ये मीठे पानी की और खारे पानी की जो मछलियाँ हैं इनके नाम आपको यहाँ पे दे रखा है। फिर इसमें आपको दे रखा है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी से क्या मिलता है, एक तो शहद मिलता है और एक मोम मिलता है, तो इसके लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में फिर आपके जो कुछ मधुमक्खियों के नाम है वो आपको याद रखना है। देसी नस्ल की मधुमक्खियाँ जैसे एपिस सेरेना इंडिका सामान्य भारतीय मक्खी है, और एक सेल मक्खी है एपिस डोरसिटा, और एपिस फ्लोरी एक लिटिल मक्खी है जिसका प्रयोग किया जाता है। और इटालियन मक्खी की प्रजाति एपिस मेलिफेरा, इसका प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये आपको मधुमक्खी पालन में इन सभी का नाम आपको याद रखना है। और फिर इसके जो पाठ की जो कुछ प्रश्न उत्तर है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये पाठ की जो बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर है वो आपको यहाँ पे करना है। तो ये था आपकी पार्ट नंबर, जो वैसे तो बड़ा पार्ट है, मैंने कुछ फैक्ट ही बताया इसमें से, लेकिन आपको इसको पूरे अच्छे से पढ़ना है। अलग से और अलग अलग वीडियो में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको गलत नहीं होंगे। ऐप के ऊपर 49 रुपये में आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आप उसको ज़रूर देखना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके आने वाले जितने भी जो वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल सकेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।